हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं द्रव अवस्थाओं के बारे में। अपन डिस्कस कर रहे थे और द्रव अवस्थाओं की स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि द्रव अवस्था की संरचनात्मक कैसी होती है। इनके बारे में अपन द्रवों का आयरिंग सिद्धांत और अपन ने बर्नेल का स्टॉक सिद्धांत, अपन बर्नेल स्टॉक सिद्धांत पढ़े थे और उसके आधार पर अपन ने डिस्कस किया था कि द्रवों की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है भाई, आज अपन उसके आगे डिस्कस करेंगे कि द्रवों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कि द्रवों में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है भाई, यूनिट नंबर कौन से अपने पास? यूनिट नंबर है थर्ड। ठीक है, ठोस अवस्था, लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और इसमें आज टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे द्रवों के गुण, द्रवों के गुण। द्रवों के गुणों की मैं बात करूं तो अपन कहते हैं कि द्रवों के गुण ठोसों की अपेक्षा अपने पास, ठोसों की अपेक्षा द्रवों के जो गुण होते हैं अपने पास वो गैसों की अपेक्षा ठोसों के गुणों में क्या रखते हैं अपने पास, अधिक मिलते जुलते होते हैं। कि यदि मैं ठोस व द्रव व गैस की बात करूं तो द्रवों के जो गुण होते हैं वो आपके पास ठोस गैसों की अपेक्षा ठोसों से क्या करें, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। द्रवों के गुण गैसों की अपेक्षा गैसों की अपेक्षा ठोसों से मिलते, ठोसों से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है भाई, कि ठोसों से मिलते हुए रहते हैं अपने पास, लगभग ठोसों के जैसे होते हैं लेकिन गैसों के जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में कौन कौन से अपने पास गुण है, तो सबसे पहले मैं बात करूं घनत्व की। तो द्रवों के गुण में सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? घनत्व की, डेंसिटी, घनत्व, घनत्व। स्टूडेंट्स, यदि मैं घनत्व की बात करूं तो अपन कहते हैं कि द्रवों का घनत्व ठोसों से कम लेकिन गैसों से क्या होता है अपने पास है, अधिक होता है। ठीक है भाई, कि सामान्यतः द्रव व ठोस के घनत्व में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने पास ठोसों का घनत्व द्रवों से थोड़ा क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन गैसों से अपने पास क्या होता है, अपने पास है कम होता है। गैसों का घनत्व कम होता है कंपेयर टू अपने पास ठोस व द्रव व गैस। तीनों को अपन देखें तो अपन कहते हैं घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का, फिर किसका होगा, द्रव का, फिर किसका होगा, गैस का। लेकिन इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठोस व द्रव में अपने पास ज़्यादा घनत्व में ज़्यादा अंतर है नहीं होता है सामान्यतः। यदि मैं जनरली बात करूं आपके सामने तो अपन कहते हैं द्रव एवं ठोसों के घनत्व में, द्रव एवं ठोसों के घनत्व में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी ठोसों का घनत्व द्रवों से थोड़ा सा अधिक होता है। लेकिन फिर भी ठोसों का घनत्व द्रवों से थोड़ा
अधिक होता है। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी अपन देखें तो ठोसों का घनत्व आपके पास द्रवों से थोड़ा अधिक होता है। जल एक अपवाद है, क्योंकि जल का घनत्व बर्फीय घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वाटर, जल एक अपवाद है, जल एक अपवाद है, क्योंकि जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। बर्फ कौन सी स्टेट में पाई जा रही है, ठोस में पाई जाती है। बर्फ से अधिक होता है। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपके पास इनका घनत्व क्या होता है, अपने पास है अधिक होता है। दूसरा अपने पास है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है भाई, तो घनत्व अपने पास समझ में आ गया। दूसरा अपने पास है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट। यदि मैं विशेष ऊष्मा की आपके पास बात करूं तो अपन कहेंगे ध्रुवों की विशेष ऊष्मा का मान ठोसों के मान के लगभग क्या होता है, समान होता है। ध्रुवों की विशिष्ट ऊष्मा का मान द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा का मान, हाँ जी भाई, द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा का मान ठोसों के लगभग समान होता है। द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा का मान ठोसों के लगभग क्या होता है, अपने पास है समान होता है, लेकिन गैसों से बहुत भिन्न होते हैं। लेकिन गैसों से बहुत भिन्न होते हैं। गैसों से क्या होते हैं, अपने पास बहुत भिन्न होते हैं। तो दूसरा भी अपने पास खत्म होता है विशिष्ट ऊष्मा। तीसरा होता है गलन की ऊष्मा। तीसरा अपने पास क्या है, गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा। हाँ जी भाई, गलन की ऊष्मा क्या होती है, गलन की ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो 1 ग्राम ठोस को उनके गलनांक को में द्रव में बदलने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। गलन की ऊष्मा क्या होती है, जो 1 ग्राम ठोस को उनको द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, गलन की ऊष्मा कहते हैं। और अपन ये कह रहे हैं कि गलन की ऊष्मा जो होती है अपने पास, उसका मान वाष्पन की ऊष्मा के मान से सदैव क्या होता है, कम होता है। ठीक है भाई, गलन की ऊष्मा वह ऊष्मा होती है, गलन की ऊष्मा वह ऊष्मा होती है गलन की ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो 1 ग्राम ठोस को, जो 1 ग्राम ठोस को, जो 1 ग्राम ठोस को
उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है भाई, तो गलन की उष्मा वह उष्मा होती है जो 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए अपने पास क्या होती है, आवश्यक होती है। अतः गलन की उष्मा का मान वाष्पन की उष्मा के मान से सदैव कम होता है। अतः गलन की उष्मा का मान वाष्पन की उष्मा के मान से सदैव कम होता है। सदैव कम होता है। ठीक है भाई, तीसरा अपन बात करें आकार एवं आयतन। चौथा आकार व आयतन। ठीक है भाई, आकार व आयतन की मैं बात करूं तो अपन ये कहते हैं कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोसों की तुलना में इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। अपन क्या कह रहे हैं, आकार व आयतन की मैं बात कर रहा हूं तो अपन बोल सकते हैं कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोसों से कम होता है। से कम होता है। ठीक है भाई, इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, ठोसों से क्या होता है अपने पास कम होता है। अतः इसी कारण इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है भाई, आकार अपने पास क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि ठोसों की तुलना में इनके मध्य अपने पास द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि इनके मध्य क्या लगता है, अंतराणविक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में क्या लगता है, कम लगता है। लेकिन इसी कारण इनका आयतन निश्चित होता है। इसी कारण इनका आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है भाई,
निश्चित होता है। ओके, तो ये हो गया आकार व आयतन। नेक्स्ट अपने पास होता है संपीड्यता। ठीक है भाई, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता 5वें नंबर पे अपने पास होता है संपीड्यता। ठीक है भाई, संपीड्यता, संपीड्यता। संपीड्यता, यदि स्टूडेंट संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं मैं, तो अपन कहते हैं कि आपके पास द्रवों में संपीड्यता का गुण गैसों से कम व ठोसों में संपीड्यता गुण होता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो अपन कहते हैं कि द्रवों में संपीड्यता का गुण द्रवों में संपीड्यता का गुण संपीड्यता का गुण गैसों की तुलना में कम होता है तथा ठोसों में यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, द्रव में संपीड्यता का गुण कम होता है, लेकिन गैसों से कम होता है, और इसमें संपीड्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ठोसों में संपीड्यता गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, तो संपीड्यता का गुण, तो ये आपके पास क्या होते हैं, द्रवों के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण अपने पास द्रवों के लेके अपने सबसे पहले पढ़ा घनत्व। घनत्व के बाद में अपन ने डिस्कस किया विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अपन ने पढ़ा गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा के बारे में पढ़ा अपने आकार व आयतन। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता के किस में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो अपन ने देखा है कि द्रवों में संपीड्यता का गुण गैसों की तुलना में कम होता है, लेकिन ठोसों में तो संपीड्यता का गुण पाया ही नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान क्या होता है अपने पास से नहीं होता है, और अणुओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होने की वजह से वो संपीडित कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास होता है द्रवों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए द्रव। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो आपके पास है ठोस, द्रव व गैस में संरचनात्मक अंतर। संरचनात्मक अंतर, ठीक है भाई, ठोस, द्रव व गैस में संरचनात्मक अंतर। ठोस, द्रव व गैस में ठीक है भाई, ठोस, द्रव व गैस में संरचनात्मक अंतर। सबसे पहले अपन बात करें आकार व आयतन की। ठीक है भाई, क्या क्या अंतर है तो एक टेबल्स में देख लेते हैं अपन कि ठोस, द्रव व गैस में क्या क्या संरचनात्मक अंतर अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लें, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
आपसे पूछा गया है ठोस व द्रव व गैसों में संरचनात्मक अंतर की व्याख्या कीजिए। तो टेबल के अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं। आपके पास सबसे पहला होगा अपने पास गुण, कि क्या क्या आपके पास गुण होंगे। दूसरा आप लिखोगे ठोस द्रव व गैस, ठोस द्रव व गैस। हाँ भाई, सबसे पहला गुण अपने पास लेते हैं ठीक है भाई। फर्स्ट अपने पास क्या है, तो अपन बोलेंगे आपके पास आकार व आयतन, आकार व आयतन। हाँ भाई, ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है क्योंकि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल रहता है। क्योंकि इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल रहता है। ठीक है भाई। यदि मैं द्रव की बात करूं तो अपन कहें ठोसों की तुलना में द्रवों का आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। हाँ भाई, इनके मध्य अपने पास क्या होता है, अणु के मध्य ठोसों से कम प्रबल आकर्षण बल होता है। क्योंकि इनके अणुओं के मध्य ठोसों से कम प्रबल आकर्षण बल होता है। सही है ना। जबकि गैसों का क्या होता है अपने पास, आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं अपने पास, अनिश्चित होते हैं। ठीक है भाई। आकार व आयतन अनिश्चित ठीक है भाई।
क्यों होता है भाई? क्योंकि इनके मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही दुर्बल होता है, और ये अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अंतराणु की दूरी भी इनके बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गैसों का आकार व आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपने पास करते हैं आकार व आयतन। ठोसों का अपने पास निश्चित होता है, द्रवों का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, जबकि गैसों का आकार व आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपने पास से अनिश्चित होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा अपने पास होता है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा अपने पास है संपीड्यता। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है भाई। यदि मैं संपीड्यता की मैं बात करूँ आपके सामने, दूसरा अपने पास है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। क्या होती है भाई? ठोसों में नहीं होती है, ठोसों में नहीं होती है, ठोसों में क्या पाई जाती है, नहीं होती है। द्रवों में गैसों से कम पाई जाती है। जबकि गैसों में क्या होती है, गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक पाया जाता है। गैसों में संपीड्यता का गुण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है भाई, दूसरा खत्म। तीसरा अपने पास है विसरण। ठीक है, या बहाव ले लेते पहले। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा अपने पास होगा बहाव। दो कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास तीसरा होगा बहाव। बहाव। ठीक है भाई। यदि मैं बहाव की बात करूं तो किसका सबसे ज़्यादा बहाव होगा? ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है,
ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और कहाँ से कहाँ, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है और उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। गैसों में तो अपन गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाती है। ठीक है भाई, गैसों में बहाव सभी दिशाओं में होता है। गैसों में बहाव सभी दिशा में होता है। ठीक है भाई, गैसों में बहाव सभी दिशा में होता है। क्लियर है भाई, गैसों में बहाव क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। उसके बाद में यदि मैं नेक्स्ट बात करें तो ताप का प्रभाव। ठीक है, ठोसों पर ताप का प्रभाव, हाँ जी भाई, ताप का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस में लगता है, ठोसों को के गलनांक तक गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोसों को गलनांक तक गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई, ठोसों को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं तथा द्रव को क्वथनांक तक गर्म करने पर वे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव को बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करने पर ये गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई, द्रव को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं।
ठीक है भाई। अब मैं कहूँ कि गैस को अपन गर्म करते हैं तो गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाती है तथा ठंडे करने पर वापस वो किस में बदलते हैं, उष्मा पाकर अपने पास क्या हो जाती है, गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाती है तथा गैस को ठंडा करने पर वे द्रव में बदल जाती है। गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाती है तथा ठंडा करने पर उन्हें द्रव में बदल जाती है। ठीक है भाई, पुनः किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक अपने पास होता है समदेशिकता या विषमदेशिकता। समदेशिकता घनीय क्रिस्टलों को छोड़कर सभी क्रिस्टल, समदेशिकता या विषमदेशिकता। पांचवा अपने पास समदेशिकता या विषमदेशिकता। घनीय क्रिस्टल को छोड़कर, ठोसों की बात कर रहा हूं मैं, घनीय क्रिस्टल को छोड़कर सभी, घनीय क्रिस्टल को छोड़कर सभी क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। सभी क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। ठीक है भाई, घनीय क्रिस्टल को छोड़ सभी विषमदेशिक होते हैं जबकि द्रव ये सभी समदेशिक होते हैं। ये सभी समदेशिक होते हैं जबकि गैसों में क्या होते हैं, ये भी अपने पास क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। ये भी समदेशिक होते हैं। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या है, ठोस द्रव व गैसों के क्या है, अपने पास अंतर है। ठीक है भाई, पहला अंतर अपने पास क्या है, आकार व आयतन। दूसरा अपने पास है संपीड्यता। तीसरा अपने पास है बहाव। चौथा अपने पास है ताप का प्रभाव। और पांचवा अपने पास है समदेशिकता व विषमदेशिकता। ठीक है भाई, समदेशिकता व विषमदेशिकता, ये आपके पास क्या है, ठोसों के गुण है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आता है राजस्थान स्टेट में कि ठोसों के गुणधर्म को व्याख्या करो। तो सबसे पहले आकार व आयतन के बारे में बात करेंगे, फिर संपीडितता के बारे में बात करेंगे, फिर बहाव के बारे में बात करेंगे, फिर ताप का प्रभाव करेंगे, समदेशिकता और विषमदेशिकता के बारे में बात करेंगे। ऐसे अपन विसरण की बात करें, ठोसों में रिक्त स्थान नगण्य होता है, इसलिए इनका विसरण नहीं होता है। द्रवों में विसरण का गुण पाया जाता है और गैसों में विसरण का गुण अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपने पास ये हो गए ठोस, द्रव व गैस के संरचनात्मक अंतर। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन बात करेंगे द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, कि द्रव क्रिस्टलों के क्या क्या अनुप्रयोग अपने पास होते हैं। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स आपका ये आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके बारे में यदि जो लास्ट अपन यूनिवर्सिटी में बात करें तो 2 से 3 बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस, द्रव व गैस में आपके पास क्या संरचनात्मक अंतर कौन कौन से होते हैं, उनकी व्याख्या करो। या वो पूछ सकता है आपके पास कि इनके 2 या 3 अंतर बताओ। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे टेबल बना के आपको उसके क्या करना है, अंतर को बताना है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे द्रव क्रिस्टल व इनके अनुप्रयोग। ओके, थैंक यू।